हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो अपना वीडियो होगा वो क्लास 10th फिजिक्स का लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, ठीक है। और इस वीडियो के अंतर्गत हम फिजिक्स का 30 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए फटाफट अंदाज में हम क्वेश्चन देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियमों को लिखें। तो देखिए, प्रकाश की किरण जब भी किसी सतह से टकरा करके वापस लौट जाती है तो इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। देखिए, पहला नियम क्या है, जैसे ये कोई सतह हो गया, पहला नियम है ये आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब होता है, ये तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I बराबर R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो देखो, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, आपको वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखना है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले ये देखो, ये दोनों लिखने में बड़ा कौन है, वास्तविक बड़ा या आभासी, तो वास्तविक बड़ा है। और सीधा उल्टा हम लिखेंगे तो कौन बड़ा होगा लिखने में, उल्टा। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक कटान से बनता है और आभासी प्रतिबिंब आभासी कटान से बनता है। अपना जो अगला प्रश्न है वो है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए, लेंस की क्षमता क्या है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को या उल्टा को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। जैसे फोकस दूरी को हम किससे सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/f। तो यही जो 1/f है ना, फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम है उल्टा, इसे हम लेंस की क्षमता कहते हैं। क्षमता को हम चूंकि पावर बोलते हैं तो लेंस की क्षमता को हम P से सूचित करेंगे, P बराबर 1/f, ठीक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर इनवर्स होता है, लेकिन हम उपयोग डायोप्टर का करते हैं। उपयोग किसका करते हैं, डायोप्टर का करते हैं। अर्थात नीचे आपको ये लिख देना है, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर इनवर्स होता है और ये डायोप्टर जो है वो व्यावहारिक मात्रक है। तो ये प्रश्न जब पूछे तो आपको लिख देना है 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो देखो, उत्तल लेंस जो होता है ना, उत्तल लेंस जो होता है उसको हम अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, ये आपके प्रश्न में ही खुद ऑटोमेटिक बोलेगा वो। और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो बस यदि आपको याद नहीं होता है तो बस आप इसमें त लगा दो, क्या लगा दो, त लगा दो। तो उत्तल लेंस जो होता है वो प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, इसीलिए हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है, इसलिए अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। आप इसका फिगर यदि आपसे बन जाए तो आप इसका फिगर भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, स्नेल का नियम लिखें। देखिए, तो प्रकाश की किरण जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा बदल जाती है, इसे ही हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का नियम है sin I बटे sin R बराबर नियतांक। अर्थात प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, किसी भी कलर के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, साइन का मतलब जया का अनुपात जो होता है वो नियतांक होता है। और क्लासरूम में आपने डिटेल रूप में देखा है कि ये साइन I बटा साइन R कैसे फिक्स आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या अर्थ है। तो देखो, यदि आपको किसी भी हीरा का, पानी का, शीशा का, कांच का, किसी का भी अपवर्तनांक देकर और उसका अर्थ पूछे तो सिंपल सा लिखना है। देखो, हीरा का अपवर्तनांक दिया है कितना, 2.42, इसका उल्टा कर देना है। इसका अर्थ है कि हीरा में जो प्रकाश की चाल होगी वो हवा की तुलना में उल्टा कितना होगा, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2
2.42। तो अगर हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, मतलब कि हीरा में प्रकाश की चाल जो होगी वो निर्वात की अपेक्षा कितना 1/2.42 गुना होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिया जाए कि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। ठीक है, अपवर्तनांक कांच का, ग्लास का कितना है 3/2 है। तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि ग्लास में, कांच में प्रकाश की जो चाल होगी वो हवा की अपेक्षा, निर्वात की अपेक्षा कितना होगी, बस उलट दीजिए, 2/3 गुना होगी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अपना जो अगला प्रश्न है वो है उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य देखना क्यों मना है? तो देखो, उत्तल लेंस को जब हम आंख के सामने रख के देखेंगे ना, तो उत्तल लेंस करता क्या है कि जितनी भी उस पर सूरज की प्रकाश किरणें आएंगी वो सबको एक जगह भेजेगा। तो उससे क्या होगा कि उत्तल लेंस जो है ना, सभी प्रकाश की किरणों को हमारे पुतली पे भेज देगा, जिससे हमारी आंख क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अपना जो अगला प्रश्न है वो है दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, जब हमारा नेत्र किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है तो इसे ही हम दृष्टि दोष कहते हैं। या सिंपल भाषा में समझे तो जब हमारा आंख किसी भी वस्तु को सही से देख ना पाए तो इसे ही हम दृष्टि दोष कहते हैं। और यह 4 प्रकार का होता है: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और अबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष में निकट की ही वस्तु दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की ही वस्तु दिखती है, निकट की नहीं दिखती है। और जरा दूरदर्शिता में न तो दूर की वस्तु सही दिखती है और न नजदीक की ही वस्तु स्पष्ट दिखती है। अबिंदुकता में क्या होता है, क्षैतिज या उदग्र रेखा दोनों स्पष्ट रूप से नहीं दिखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि हम तीव्र प्रकाश से, मतलब तेज रोशनी से, किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाएं तो वस्तुओं को स्पष्ट देखने में हमें कुछ समय लग जाता है, ऐसा क्यों? तो देखिए, जब जैसे अभी हम तीव्र प्रकाश में हैं, ठीक है, तो तीव्र प्रकाश में है तो हमारा जो आइरिस है ना वो सिकुड़ा होगा, वो लेंस को उतना ही खोल के रखते हैं। जैसे ये मान लो कि ये लेंस हो गया तो आइरिस हमारा लेंस को उतना ही खोल के रखेगा जितना में हमारे लेंस का काम चले। लेकिन जब हम अंधेरे कमरे में जाएंगे ना तो इतने लाइट से हमारा काम नहीं चलने वाला है, तो उस स्थिति में हमारा आइरिस थोड़ा और क्या होगा, फैलेगा। तो आइरिस फैलने में जो समय लेता है ना उतना ही देर तक हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। फिर जब आइरिस अच्छे से फैल जाएगा तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की किन किन घटनाओं का समावेश होता है? तो देखिए, इंद्रधनुष जब बनता है तो उसमें 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष बनने के दौरान कौन कौन सी, आपको ऐसे लिखना है, इंद्रधनुष बनने के दौरान निम्नलिखित घटनाओं का समावेश होता है। पहला वर्ण विक्षेपण, दूसरा अपवर्तन, तीसरा परावर्तन। ठीक है, मतलब वर्ण विक्षेपण होता है, 7 रंग में टूटता है, उसके बाद अपवर्तन भी होता है और परावर्तन होता है, 3 चीज होता है। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? तो देखिए, सूर्योदय के समय जो सूरज की किरण आती है वो धरती पर तिरछी आती है, तो उससे होता क्या है, सूर्य की जो किरणें है ना उसमें अधिकांश रंग जो है वो प्रकीर्णित हो जाती है। लेकिन हमारे आंख तक कौन सा रंग पहुंचता है, लाल रंग, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है। तो जैसा हमारे आंख तक पहुंचेगा हमें तो वो वैसा ही दिखेगा ना, तो हमारे आंख तक लाल रंग ही पहुंचती है, इसलिए हमें सूरज जो है वो लाल रंग का अर्थात रक्ताभ दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? देखिए, तारे जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तारों से आने वाला प्रकाश जब हमारी आंख पे पड़ता है तो हमें लगता है कि तारा जो है वो लाइट दे रहा है, तारा में प्रकाश है। लेकिन अचानक से मौसम परिवर्तन होने की वजह से तारों से आने वाला जो प्रकाश है वो किसी दूसरी तरफ मुड़ जाता है, तो उतनी देर तक हमारे आंख पे तारा का प्रकाश नहीं आएगा, तो हमें ऐसा लगता है कि तारा नहीं जल रहा है। लेकिन फिर मौसम सामान्य होने पे वह प्रकाश हमारी आंखों पे आने लगता है। अतः इस कारण तारा हमें कभी लगता है कम प्रकाश दे रहा है और कभी अधिक प्रकाश दे रहा है। इसे ही हम कहते हैं तारों का टिमटिमाना। तो इसका मुख्य वजह है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, थोड़ा सा मैं जल्दी में इसलिए बोल रहा हूं कि आपका भी समय कम लगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप जान जाएं। ठीक है, देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा स्पेक्ट्रम की परिभाषा दे। तो वर्ण विक्षेपण क्या है? तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि ये प्रिज्म हो गया, ठीक है, प्रिज्म, और प्रिज्म से गया कौन? श्वेत प्रकाश। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में
टूट जाता है। ठीक है, 7 रंगों में आपको यहाँ पे पूरा 7 रंग दिखा देना है, 7 रंगों में टूट जाता है, इसे ही हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और 7 रंग में टूटने के बाद हमें जो रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, इस रंगीन पट्टी को हम वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखा देना है बैजानी, पिनाला, या इंग्लिश में लिखोगे तो विबजियोर। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखता है। तो देखिए, अंतरिक्ष यात्री हो या इस प्रश्न को आपको चंद्रमा करके भी दे सकता है। तो अंतरिक्ष में या चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, वहां हवा है ही नहीं, तो हवा नहीं है तो वहां प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, और इस वजह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है, क्योंकि वहां हवा है ही नहीं। और स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों। तो देखिए, सूर्य की जो किरणें आती हैं तो हमारे वायुमंडल में, हमारे धरती का जो वायुमंडल है वो गैस के कणों से भरा हुआ है, और गैस का कण बहुत सूक्ष्म होता है, और जितना भी सूक्ष्म कण है ना वो नीला रंग के प्रकाश को सबसे ज्यादा प्रकीर्णित करता है। ठीक है, तो सूरज से जो प्रकाश की किरणें आती हैं तो जैसे ही वो धरती के वायुमंडल में प्रवेश करती है ना, यहाँ तो पूरा गैस का कण है, तो गैस के कण क्या करते हैं, नीला रंग को बहुत ज्यादा प्रकीर्णन कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमें आकाश का रंग नीला दिखता है। टिंडल प्रभाव एवं प्रकीर्णन की परिभाषा दे। तो देखो, टिंडल प्रभाव और प्रकीर्णन अच्छे से समझो। होता क्या है कि जैसे ये प्रकाश की किरण है, जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण से टकरा करके चारों तरफ फैल जाती है तो इसे हम कहते हैं प्रकीर्णन। ठीक है, क्लियर। और टिंडल प्रभाव क्या है, जैसे मान लो कि ये लिक्विड है, ठीक है, दूध है, तो दूध में आप जानते हो वसा के कण होते हैं। ठीक है, कोई भी लिक्विड हो, जैसे दूध है, मैं दूध का एग्जांपल देके समझा रहा हूं, तो ये वसा का कण है। अच्छा, अब देखो, अब यहां पे हमने क्या किया, टॉर्च जलाया। ठीक है, तो जब हम टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च का जो लाइट है वो इस वसा के कण पे आएगा। ठीक है, तो ये भी तो सूक्ष्म कण है ना, तो सूक्ष्म कण क्या करेगा, जब उस पे लाइट आएगी तो वो प्रकाश की किरण को चारों तरफ क्या करेगा, वो फैलाएगा। तो क्या इसे हम प्रकीर्णन बोलेंगे? नहीं, काम वही है, जो काम यहाँ है वही काम यहाँ भी है, लेकिन जब ये घटना किसी लिक्विड में हो ना तो उसे हम टिंडल प्रभाव बोलेंगे। ठीक है, तो फिर आप लिखेंगे कैसे, तो देखो, द्रव में मौजूद कण जब प्रकाश के किरणों को चारों तरफ फैला दे तो इसे टिंडल प्रभाव कहेंगे, और हवा में मौजूद कण जब प्रकाश के किरण को चारों तरफ फैला दे तो प्रकीर्णन। तो ये काम हवा में हो तो प्रकीर्णन और लिक्विड में हो तो टिंडल प्रभाव। ठीक है, आप अच्छे से अब समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है? तो देखिए, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना वो सबसे अधिक होता है, इसीलिए रेलवे के सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। परिनालिका क्या है? तो देखिए, जब किसी खोखले बेलन के ऊपर, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले एक खोखला बेलन बना लेना है। ठीक है, तो जब किसी खोखले बेलन के ऊपर हम तांबे के तार को सर्पिल रूप में लपेट देते हैं तो इसी व्यवस्था को हम कहते हैं परिनालिका। ठीक है, और परिनालिका के भीतर नरम लोहा का छड़ रखा जाता है, इस नरम लोहा के छड़ को हम कहते हैं क्रोड। ठीक है, इस नरम लोहा के छड़ को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्रोड। अगला प्रश्न है आपका, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखा खींचे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अब आपको एक चुंबक बना लेना है। देखो, चुंबक बना लिया, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अब देखो, क्षेत्र रेखा जो होते हैं ना वो नॉर्थ से निकलते हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलते हैं, तो यहां से आप निकलते हुए दिखा दो ऐसा। ठीक है, और ये किस तरफ जाते हैं, दक्षिणी ध्रुव की तरफ। तो ये हो गया आपका फिगर। ठीक है, अगर क्षेत्र रेखा का पूछे, क्षेत्र रेखा को दिखाइए, तो आपको ये दिखा देना है। देखो, क्षेत्र रेखा जो होता है, अगर उसका गुण पूछे आपसे, आगे है क्वेश्चन, क्षेत्र रेखा के गुण लिखिए, तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलते हैं और दक्षिणी ध्रुव की तरफ, ये मैं समझाने के लिए ऐसे दे रहा हूं, दक्षिणी ध्रुव की तरफ ऐसे जाते हैं। ठीक है ना, और फिर चुंबक के अंदर से होते हुए वो साउथ से फिर, मतलब दक्षिणी ध्रुव से फिर उत्तरी ध्रुव की तरफ आ जाते हैं, और इस प्रकार से ये प्रोसेस जो है वो चलते रहता है। पहला गुण। दूसरा गुण क्या है, देखो, ध्रुव के नजदीक जो है क्षेत्र रेखा वो काफी घना घना होता है, लेकिन ध्रुव से जैसे दूर होते जाएगा ना, उनके बीच की दूरी बढ़ते चली जाती है। ठीक है, इस वजह से
चुंबक का आकर्षण जो होता है ना ध्रुव के नजदीक सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम यहाँ से दूर बढ़ते जाएंगे चुंबक का आकर्षण कम होता जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वालिटी, क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काट देना तो उनकी कितनी दिशाएं हो जाएंगी? 2 दिशाएं हो जाएंगी, लेकिन इसकी दिशा एक ही होती है, नॉर्थ से साउथ। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग का वाम हस्त एवं दक्षिण हस्त नियम लिखें। देखो इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, उन्हें ये तो पता होता है कि वाम हस्त या दक्षिण हस्त में इन्हीं 3 अंगुलियों का काम होता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आखिर इस 3 अंगुली में ना हमें जो कौन सी उंगली जो है वो मेन चीज बताती है। ठीक है, मतलब इन तीनों में हमें यूज किनका करना है। तो देखिए फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है ना वो हमें बताता है बल का दिशा। ठीक है, किसका? अंगूठा। इसमें अंगूठा वाली बात सबसे लास्ट में लिखनी है। तो लिखेंगे कैसे? देखिए हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि मध्यमा धारा की दिशा को बताए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताए, तो अंगूठा जो है ना वो बल की दिशा को बताता है। इसमें मैं एक वीडियो स्पेशल बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख ले, आपका पूरा समस्या जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड में हमें अंगूठा वाला बात सबसे लास्ट में लिखना है। राइट हैंड दक्षिण हस्त नियम में हमें कौन सा अंगुली सबसे लास्ट में लिखना है? मिडिल फिंगर, बीच वाला। ठीक है ना। देखिए तो अगर वही नियम लिखेंगे तो इसके अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियों को कौन कौन सी, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा बल की दिशा बताए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, ठीक है, तो मध्यमा जो है ना वो धारा की दिशा को बताएगा। राइट हैंड जनरेटर से संबंधित होता है। ध्यान दीजिए, मैं ट्रिक बता दे रहा हूं। राइट हैंड जनरेटर से संबंधित होता है, और जनरेटर को हम लोग किस हाथ से हैंडल मारते हैं? बायां या दायां? दायां हाथ से हैंडल मारते हैं, तो हैंडल मारेंगे तब ना करंट देगा। तो इसमें करंट वाली बात तुमको लास्ट में लिखना है। ठीक है, तो राइट हैंड जनरेटर के लिए यूज होता है और लेफ्ट हैंड मोटर के लिए। तो मोटर में करंट आता है वो पता रहता है आपको, चुंबकीय क्षेत्र भी पता रहता है, तो उसका नाचने का पता करते हैं कि बल किधर लगेगा। ठीक है, तो ये क्लासरूम में आपने काफी अच्छे से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल समझा है, और वीडियो मैंने स्पेशली लेफ्ट हैंड रूल का बनाया है, तो आप उसे देख ले यदि नहीं देखा हो तो। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जब जैसे मान लो कि ये चुंबक है, ठीक है, ये चुंबक है और ये तांबा का तार है, तो तांबा का तार और चुंबक के बीच की दूरी को जब हम तेजी से घटाएंगे बढ़ाएंगे ना, दोनों के बीच की दूरी को तेजी से घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो तांबा के तार में ना करंट सप्लाई हो जाता है। इसे ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, और इसे बताया था फैराडे ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरों में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं? तो देखो समांतर क्रम में जोड़ने से क्या होता है कि अगर हम एक परिपथ को बंद भी कर देंगे ना तो बाकी परिपथ से करंट का सप्लाई जारी रहता है। लेकिन यदि हम श्रेणी क्रम समूहन का उपयोग करें घर में, तो अगर हम एक परिपथ को बंद करेंगे ना तो आगे सभी परिपथों से करंट का जाना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसलिए घर का वायरिंग कभी भी श्रेणी क्रम में न करा के हम समांतर क्रम में कराते हैं, ताकि समांतर क्रम में हमें जिस परिपथ से करंट की आवश्यकता होती है हम उसका उपयोग कर सके और बाकी परिपथ को हम बंद कर सके। ठीक है। लघुपथन और अतिभारण की परिभाषा दे। तो देखिए लघुपथन अर्थात शॉर्ट सर्किट कब होता है? तो जब 2 तार आपस में सट जाते हैं ना तो चिंगारी फेंकने लगता है। इस घटना को हम लघुपथन कहते हैं, और इस कारण प्रायः मकानों या दुकानों में आग लग जाती है। लघुपथन से बचने का एक ही उपाय है कि हमें जो तार यूज करना होता है ना, हम वो कवर वाली तार का उपयोग करें। ठीक है। अतिभारण क्या है? तो अतिभारण ओवरलोडिंग, नाम से ही स्पष्ट है। हर एक तार की अपनी क्षमता होती है कि वो कितनी करंट को ले जा सकता है। ठीक है, तो यदि किसी तार की जितनी क्षमता है उससे अधिक वोल्टेज खींचने वाली किसी मशीन को हम जोड़ देना तो उस तार पे लोड ज़्यादा पड़ जाता है, और इस वजह से वो तार बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और गलने लगता है। इसी घटना को हम अतिभारण के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या है? तो देखिए संलयन का मतलब होता है जुटना। जब हल्के हल्के नाभिक मिल करके कोई बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं तो इसे हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। और विखंडन मतलब केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, विखंडन या अपघटन मतलब टूटना। जब कोई बड़ा नाभिक टूटकर छोटे छोटे हल्के नाभिकों में बट जाए तो इसे हम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अपना जो अगला प्रश्न है वो है वर्णांधता से आप
क्या समझते हैं? तो देखो, वर्णांधता को हम इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। तो वैसे व्यक्ति जिनके आंख में शंकु की खराबी होती है वो रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं, इसी बीमारी को हम वर्णांधता कहते हैं या इसे हम कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। और अपना जो आखिरी प्रश्न है आज का, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों? तो देखिए, इसका मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। अब जैसे यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पे कोई छड़ी है तो छड़ी का दो हिस्सा है यहाँ पे, यदि इसका हम नाम रख दे ABC, तो देखो, तो जो AB भाग है वो हवा में है तो उसे तो हम डायरेक्ट देख पाएंगे क्योंकि हवा, इसका लाइट सीधे हमारी आंख पे आएगा। लेकिन अंदर वाला जो हिस्सा है ना उसका वो हम तभी देख पाएंगे ना जब इसका प्रकाश हमारी आंखों तक आए। तो इसके लिए इस प्रकाश को फिर पानी से कहाँ आना पड़ेगा? हवा में आना पड़ेगा। तो जब यहाँ से प्रकाश पानी से आएगा हवा में ना, ठीक है, तो देखिए, तो ये सघन से आएगा किस तरफ? विरल माध्यम की तरफ। तो सघन से विरल माध्यम में आएगा तो ये अपनी दिशा क्या करेगा? बदलेगा, ठीक है। अब आंख को ऐसा लगता है कि ये किरण कहीं पीछे से आ रही है, तो जब आप इसे पीछे की तरफ मिलाओगे ना तो देखो ये दोनों आके यहाँ मिलेगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये छड़ी ऐसे नहीं है बल्कि ये छड़ी कुछ ऐसे है। तो यहाँ तक तो हमें सीधा दिखाई देगा लेकिन यहाँ से टेढ़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका मुख्य वजह है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन छूट गया है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? देखिए, ये हमने बना लिया कांच की सिल्ली, ठीक है, कांच की सिल्ली। अब देखो, ये प्रकाश की किरण आई, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, इसका दिशा बदला, फिर ये हो गया कौन सा किरण? निर्गत किरण, निर्गत किरण। तो देखो, ये जो आपतित किरण है और ये जो निर्गत किरण है, इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है ना, इसे हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा और बहुत कम समय में आप काफी सारे प्रश्नों का रिवीजन अब कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आज तक के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद।